गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज अस्मिता पाठक। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर। वेलकम टू कैडेट्स प्राइम। आज हम लोग 8 ऑफ नवंबर को हुए सीडीएस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आने वाले सालों में उनके आसपास जो एरिया है या उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स का भी डिस्कशन करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चन, हम लोग ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी से इस बार काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे और ज्यादातर क्वेश्चन मैप बेस्ड थे। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और मैप बेस्ड क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो उनसे उनके जो आंसर्स है वो आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज दैट इज इसेंशियल कि आपको एज ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज में मैपिंग सेक्शन से तो बिल्कुल आपको फ्रेंडली होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर मैपिंग से काफी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले सालों में कैसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर, यानी कि जो इस जगह दी गई हैं इनमें से कौन से किस जगह पर एक साल में सबसे कम बारिश होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत के मॉनसून को समझना होगा। अगर हम भारत के मॉनसून को समझे, देखिए किसी भी जगह पर बारिश के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, एक तो एयर होनी चाहिए, वहां पर एयर का फ्लो होना चाहिए और उस एयर में ह्यूमिडिटी होनी ही चाहिए। यानी कि कोई भी हवा अगर किसी भी कारण से ऊपर उठती है तो उस हवा के ऊपर उठते ही बारिश हो जाएगी, अगर उस हवा में थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी हुई। यही कारण है कि जब भारत में समुद्र की ओर से यानी कि सी की ओर से हवाएं आती हैं तो वो भारत में अंदर एंटर कर कर बारिश करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लैंडमास के ऊपर पहुंचते हैं हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, बिकॉज लैंडमास इज हायर देन द सी लेवल, ऑब्वियस सी बात है। और ये हवाएं क्योंकि समुद्र की तरफ से आ रही हैं तो इन हवाओं में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है और ये हवाएं अंदर भारत में एंटर करती है और बारिश हो जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, इस मैप को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर डार्क ब्लू कलर का जो जगह दिखाई गई हैं, इन जगहों पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और जो लाइटर है उन पर कम रेनफॉल होती है। समझते हैं क्यों। देखिए, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट से जैसे ही हवाएं टकराती हैं वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पर यानी इस जगह पर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न घाट को चढ़कर ये हवाएं नीचे उतरती हैं इस जगह पर, यहाँ पर जो हवाओं की ह्यूमिडिटी होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है और इसीलिए इन जगहों पर बारिश कम हो जाती है। यहां से हवाएं जब राजस्थान और गुजरात होते हुए भारत में अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन से ये हवाएं टकराती नहीं है बल्कि अरावली माउंटेन से सीधे निकल जाती हैं और यही कारण है कि राजस्थान और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है। जैसे जैसे ये हवाएं आगे बढ़ती है यहाँ पर हिमालय पर्वत इस जगह पर, यानी आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, इस जगह पर हिमालय पर्वत से टकराकर ये हवाएं ऊपर उठती हैं और बारिश करती है क्योंकि इनके अंदर ह्यूमिडिटी अभी भी है। लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं हिमालय पर्वत को पार करके लेह रीजन यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचते पहुंचते इन हवाओं की नमी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और इसीलिए यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम बारिश के क्षेत्रों को देखें या बारिश के रीजन्स ऑफ रेनफॉल्स देखें तो रीजन्स ऑफ रेनफॉल में हम भारत के रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रीजन्स कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज जहां पर बहुत भारी बारिश होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल। सेकेंड रीजन हम कह सकते हैं कि वेरी लेस रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है। और तीसरा रीजन हम कह सकते हैं मॉडरेट रेनफॉल का, राइट। हैवीएस्ट रेनफॉल में हम कह सकते हैं कि भारत के 3 रीजन्स ऐसे हैं जहां पर हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट के आसपास का इलाका, यहाँ पर वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे यानी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। और अंडमान निकोबार, जो कि ये सेक्शन पूरा हमारा अंडमान निकोबार का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हैवीएस्ट रेनफॉल के ये रीजन बनेंगे। यानी कि हैवीएस्ट रेनफॉल के रीजन में
हम लोग कहेंगे वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप यानी कि इस तरफ वाला ढाल, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अंडमान निकोबार जो कि हैवीएस्ट रेनफॉल में आएंगे। वेरी लेस रेनफॉल में हम जो रीजन रखेंगे वो ये वाला रीजन होगा जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन होगा। और इसके बाद हम लोग जो सेक्शन देखेंगे वेरी लेस रेनफॉल में दैट विल बी राजस्थान गुजरात, ठीक, और लेह लद्दाख। ओके, तो और बाकी का जो रेस्ट इंडिया होगा जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, ईस्टर्न राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारा का सारा जो रीजन होगा ये हमारा मॉडरेट रेनफॉल में आएगा। यानी कि अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस पहुंचते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो लेह होगा, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, लेह और जोधपुर। जोधपुर में नहीं क्योंकि जैसलमेर से आगे जब हम वेस्ट में जाते हैं तब जाकर के रेनफॉल बहुत कम होती है। लेह इज द रीजन जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। देखिए डेजर्ट वो नहीं होता जिसमें डेजर्ट वो नहीं होता जो कि हॉट होता है, केवल गर्म डेजर्ट नहीं होते हैं, डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट हम हमेशा उन जगहों को कहते हैं जहां पर एवरेज रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, राइट। और ऐसी जगह रेनफॉल अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। और ऐसी जगह अगर इक्वेटर के पास होती है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। और ऐसी जगह अगर हायर लैटिट्यूड पे है, आप कह सकते हैं कि पोल्स के पास है या उनके लैटिट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। हाइट के कारण भी टेम्परेचर कम हो जाता है, हाइट ज्यादा होगी तो भी टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि डेजर्ट वो जगह है जहां पर टोटल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है एवरेज एक साल में। अगर वो जगह इक्वेटर के पास है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर वो जगह पोल्स के नजदीक है, हायर लैटिट्यूड्स पर है या ज्यादा ऊंचाई पर है तो वहां पर रेनफॉल जो होगी टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। तो इक्वेटर के पास की ऐसी जगह जहां पर टोटल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगी वो होंगे हमारे हॉट डेजर्ट। और जो जगह यहां पर बनेंगी जहां टेम्परेचर कम होगा वो होगा कोल्ड डेजर्ट। और ये जो लेह लद्दाख का रीजन है ये हमारा कोल्ड डेजर्ट का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखिए टिम्बर वेजिटेशन क्या होता है। टिम्बर वेजिटेशन इज समथिंग जो वेजिटेशन हमारे लिए लकड़ी उद्योग यानी कि आप कह सकते हैं वुड इंडस्ट्री, वुड जो होते हैं हमारे बहुत तरीकों से काम आती है। पेपर इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होती है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, तो ये सारी चीजें जो लकड़ी का यूज हम करते हैं इन सब चीजों में जो लकड़ी यूज होती है उस लकड़ी वो लकड़ी जिन जिन जगहों पर पाई जाती है उन वेजिटेशन को हम बोलते हैं टिम्बर वेजिटेशन। सब अब देखिए भारत नहीं, अर्थ को हम बेसिकली मोटे तौर पर हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन जो इक्वेटर के पास का रीजन होता है, आप कह सकते हैं कि आप मोटे तौर पर हम मान लें, हालांकि हम इससे डीप में भी डिस्कशन बाद में करेंगे। कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ओके, इसके बाद कैंसर से 66.5 नॉर्थ और कैप्रिकॉर्न से 66.5 साउथ को हम बोल देते हैं टेम्परेट रीजन। ये भी टेम्परेट हो जाएगा। और बाकी जो बचा रीजन होता है वो होता है हमारा पोलर रीजन। दोनों पोलर हो जाएंगे। यानी कि कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक का रीजन ट्रॉपिकल, उससे आगे जाते हैं कैंसर से 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ तो वो हो जाता है हमारा टेम्परेट। और टेम्परेट से आगे पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये रीजन आ जाता है हमारा पोलर रीजन। ओके, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा कि इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, बिल्कुल घटता है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। और किसी भी जगह पर जो वेजिटेशन होता है
वो वहां पर कैसे पेड़ पाए जाएंगे, वहां पर बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, वहां पर कितने बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, कितनी डेंसिटी फॉरेस्ट की होगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है सिर्फ दो चीजों पर। पहला टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। रेनफॉल वाले फैक्टर को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम टेम्परेचर वाले फैक्टर को समझते हैं। अब टेम्परेचर और रेनफॉल जितना ज्यादा होंगे, वेजिटेशन उतना ही ना केवल डेंस डेंस होगा, बल्कि ना केवल डेंस होगा बल्कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि बहुत प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि जहां भी टेम्परेचर ज्यादा है, जहां भी रेनफॉल ज्यादा है, उस जगह पर ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, यानी कि टिम्बर वेजिटेशन वहां पर बहुत अच्छा होगा। वहां पर लकड़ी इतनी ज्यादा होगी कि आप उस लकड़ी का कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में डेफिनेटली बहुत सारे वेजिटेशन हमें टिम्बर वेजिटेशन मिलेंगे, टेम्परेट में भी मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोलर रीजन में जाएंगे, वहां पर हमें ये वेजिटेशन देखने को, टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं पोलर रीजन की खासियत क्या होती है। टेम्परेचर वेरी लेस एंड रेनफॉल भी बहुत कम होती है। और टेम्परेचर और रेनफॉल अगर दोनों ही बहुत कम है, तो वहां वेजिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बस वहां पर थोड़ी बहुत झाड़ियां, या साल के ज्यादातर समय तो वहां बर्फ पड़ती है। तो अब बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होगा, ट्रॉपिकल से लगा हुआ रीजन, यानी कि इस रीजन की बात कर रहे हैं लगभग। तो सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ये रीजन में टिम्बर वेजिटेशन होगा। बताइए, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल भी होगी ठीक ठाक, तो यहाँ पर टिम्बर वेजिटेशन डेफिनेटली होगा। टेम्परेट रीजन की पूछ रहे हैं, टेम्परेट रीजन तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रेनफॉल भी अभी भी है, थोड़ी बहुत है, तो यहाँ पर भी टिम्बर वेजिटेशन होगा। अल्पाइन रीजन थोड़ा सा और ऊपर चले जाए तो अल्पाइन भी होगा। लेकिन टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा रीजन जो होता है, ये बिल्कुल पोल्स के पास का रीजन देखा जाता है। तो पोलर रीजन में पाए जाने वाले वेजिटेशन को आप टुंड्रा वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि टुंड्रा वेजिटेशन जो होगी, क्या वहां पर टिम्बर वेजिटेशन होगा टुंड्रा रीजन में, तो वहां पर बिल्कुल टिम्बर वेजिटेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली टुंड्रा रीजन होगा। और यानी कि आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन, मैं इस क्वेश्चन को एक बार समराइज करूं तो वेजिटेशन दो चीजों पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और रेनफॉल। जहां टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही ज्यादा है, वहां पर वेजिटेशन ना केवल डेंस होगा बल्कि बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और वो जगह टिम्बर वेजिटेशन के लिए फेमस होगी। लकड़ी मिलेगी, कई तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी लकड़ी पर जो डिपेंडेंट है, जैसे पेपर इंडस्ट्री, नोट इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी आपको। लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे ना केवल टेम्परेचर कम होता है बल्कि रेनफॉल भी धीरे धीरे कम होती है। यानी इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे वेजिटेशन जो होगी वो लेसर डेंस होगी, वहां पर कम पेड़ पौधे होंगे, वहां पर ना केवल वैरायटी भी बहुत कम हो जाएगी, और पोलर रीजन में पहुंचते पहुंचते या टुंड्रा रीजन में पहुंचते पहुंचते जो वेजिटेशन होगा वो बहुत कम हो जाता है। यानी टुंड्रा रीजन में वेजिटेशन, टिम्बर वेजिटेशन डेफिनेटली नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड वेजिटेशन, ये मैंने आपको वर्ड वेजिटेशन का मैप इसमें आप देख सकते हैं। आपको देखने को यहाँ पर आप इस मैप में आराम से देखकर, सॉरी, आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, देखिए ये ब्लू कलर का रीजन जो है, ये टुंड्रा वेजिटेशन का रीजन है। ठीक है, ये टुंड्रा वेजिटेशन देखिए लिखा हुआ है, टुंड्रा वेजिटेशन। ओके, अब देखिए यहाँ ये है इक्वेटर, हमारी ये जगह पर इक्वेटर है, ये जगह पर ओके। इक्वेटर अगर यहाँ पर है, जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के लगभग बीच से होकर जा रही है, ये हमारी इक्वेटर है। और इक्वेटर में देखिए ऑलमोस्ट ग्रीन रीजन दिख रहा है, तो ग्रीन रीजन में देखिए क्या लिखा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डेफिनेटली टिम्बर वेजिटेशन होगा। इसमें काफी सारे सब डिविजन कर दिए गए हैं। डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट, ये डेजर्ट्स है, यहाँ पर टिम्बर वेजिटेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे पास डेजर्ट रीजन का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने चूज किया टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेकेडल ग्रोथ, decadal growth rate of population in percentage was highest in India in the year।
देखिए जो डेकेडल ग्रोथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ना केवल ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए बल्कि आपको हर साल का, हर सेंसस का एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जब डेकेडल ग्रोथ अगर आप देखें ग्रोथ रेट, तो 1901 के आसपास से हम लोगों ने, 1901 के बाद से हमने सेंसस अपनी रेगुलर की थी। 11 तक आते आते हमारी बिल्कुल रेगुलर सेंसस होने लगी थी। हर 10 साल में एक जनगणना होती है, सेंसस होती है, और उसमें हमें आंकड़े मिलते हैं। यहाँ पर 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 1921 में देखिए जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो काफी कम थी, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखिए, यहाँ पर 252 मिलियन हमारी 252 मिलियन हमारी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन थी, लेकिन ये आते आते 251 रह गई, यानी कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी। यहाँ पर 0.03% जो लिखा हुआ है वो 0.03 ना होकर के -0.03 होगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी। उसके बाद लगातार देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका 11%, 14%, 13%, 21%, लेकिन 71 में देखिए, 1971 में 61 से 71 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, 24.8%। हालांकि 81 में भी 24.7% है, बट डेफिनेटली 71 की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो दैट इज द आंसर, 1971। और यहाँ पर देखिए 61 भी दिया हुआ है, लेकिन जो सेंसस होती है ना वो हमेशा 10 साल में एक बार होती है। यानी अगर ये 1991 की सेंसस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो सेंसस हुई होगी ये 1981 से 1991 के बीच की होगी, और 71 की जो होगी वो 1961 टू 71 की होती है। यानी कि हमारा जो लास्ट ईयर होता है वो मेंशन किया गया है ऑप्शन में, और हमारा 71 जो होगा वो सही, 1971 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी इज। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सिविल्स में भी पूछा गया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, और इसका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म होगी। सबसे पहले हम समझते हैं आइसोथर्म क्या होती है। देखिए ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में अगर ये एक लाइन खींची गई है और इसके लिए बोला जा रहा है कि ये एक आइसोथर्म है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म है, यानी कि ये लाइन जिस जिस जगह से होकर गुजर रही है वहां पर टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये रेखा, एक ऐसी रेखा जिस जिस जगह से होकर गुजरेगी, वो अगर वो आइसोथर्म है तो उस जगह पर टेम्परेचर जो होगा वो जितना बताया गया, मान लीजिए अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म होती तो हम इसे 10 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म यहाँ पर बोलते, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, अगर हम बात करें इससे नॉर्थ की और इससे साउथ की, हम सभी जानते हैं कि जनवरी मंथ जो होता है, जनवरी मंथ जो होता है विंटर सीजन है भारत में, डेफिनेटली विंटर सीजन है, लेकिन जो सदर्न इंडिया है यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा बना रहता है, और नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो जगह इक्वेटर के जितना नजदीक होगी वहां पर टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, और ये जगह जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, यानी कि ये इक्वेटर के काफी नजदीक की जगह है, और इसीलिए इन जगहों पर टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो जो 20 डिग्री सेल्सियस की हमारी जो आइसोथर्म है दैट डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। Next question, the largest geographical area of India is covered by which one of the following types of soil? देखिए इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल्स, ये जो नाम है ना ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन हुआ था 1975 में यूएसए में, और इसकी एक स्कीम बनाई गई थी। इसमें ऑलमोस्ट 10 सॉइल्स बताई गई थी, 10 तरीके की सॉइल्स बताई गई थी, किसी किसी बुक में 11 तरीके की भी बताई गई हैं। ये 10 तरीके की सॉइल कौन कौन सी थी, अगर आप यहां से देखें तो सबसे पहले एंटीसोल,
इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, वर्टिसोल, अल्फीसोल, स्पोडोसोल, मॉलिसोल, अरिडोसोल। ये बहुत सिंपल है, मतलब इतना कोई आपको अभी लग रहा होगा ये इतने सारे सोल, नो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये सिर्फ 10 तरीके की सॉइल की आप कहें इनके फैक्ट्स याद करके अगर आप एक भी क्वेश्चन कर पाते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। एंटीसोल वो होती है जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, उसमें लेयर्स भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। इंसेप्टिसोल वो होती है जो न्यूली डेवलप्ड होती है, लेयर्स इसमें भी फॉर्म नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लेयर इसकी फॉर्म हो चुकी होती है। और भारत में अगर हम बात करें, देखिए इसमें वर्टिसोल अगर हम बात करें, वर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत की जो ब्लैक सॉइल है वो वर्टिसोल का एग्जाम्पल है। तो ब्लैक सॉइल इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसोल। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें हम जब सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन, इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की हर सॉइल, जैसे एरिडो सॉइल की अगर बात करें तो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, तो ऑब्वियसली कहाँ पाई जाएगी इंडिया में। अगर आपसे मैं पूछूं एरिडो सॉइल कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे वेस्टर्न राजस्थान, डेफिनेटली। तो इस तरीके से ये सारी सॉइल्स का जो क्लासिफिकेशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, और इसीलिए इसको पता होना बहुत जरूरी है आपको। तो अगर हम बात करें तो इंसेप्टिसोल आंसर होगा सही। लेकिन क्यों इंसेप्टिसोल आंसर सही होगा, क्योंकि देखिए ये जो जगह है, ये जगह हमारी अलूवियल सॉइल की, और अलूवियल सॉइल जो होती है वो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है। अलूवियल सॉइल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल न्यूली फॉर्म्ड सॉइल होती है। ये आपके इस रीजन में भी अलूवियल सॉइल पाई जाती है, ईस्टर्न राजस्थान में भी, और कुछ हिस्से में ये आपके नॉर्दर्न गुजरात में भी पाई जाती है। कोस्टल एरियाज में भी ये सॉइल पाई जाती है। भारत का सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है अलूवियल सॉइल, और इसीलिए जो हमारा आंसर होगा इंसेप्टिसोल होगा, क्योंकि इंसेप्टिसोल इज आप कह सकते हैं अनदर नेम ऑफ अलूवियल सॉइल। तो आपका आंसर होगा अलूवियल सॉइल विच कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला है मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस बार मैप से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि क्लोजेस्ट यानी कौन सा सिटी जो है क्लोजेस्ट है इक्वेटर से। सबसे पहले हम सिटीज की बात कर लेते हैं। मोगादिशु, ये सोमालिया का कैपिटल है। सोमालिया इज अ कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सिंगापुर एक सेपरेट, एक स्वतंत्र देश है जो कि मलेशिया के पास और इंडोनेशिया के पास देखने को मिलता है। कोलंबो जो है आपका श्रीलंका कैपिटल, ठीक, श्रीलंका कैपिटल कोलंबो। मनीला फिलीपींस, ओके, फिलीपींस की कैपिटल है। अब देखते हैं हम अपने मैप में इनकी कंडीशंस को। देखिए ये हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है। और देखिए इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजर रही है, इक्वेटर, इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम ही इक्वाडोर इसलिए पड़ा है क्योंकि जब आप मैप में वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर को देखते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा कंट्री देखने को मिलता है, इक्वाडोर। उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील, यहाँ पर साओ टॉम प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला कंट्री रेड वाला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, ये है केन्या, और ये है सोमालिया, और ये कंट्री होगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ कहीं होगा सिंगापुर। देखिए ये जो मलेशिया ये कंट्री है, और यहाँ पर कहीं है सिंगापुर, राइट, जो मैंने पॉइंट बनाया आप इसे सिंगापुर समझ सकते हैं। और ये जो हमारा ये जो आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिलीपींस है, ठीक, फिली लिख देते हैं हम। और यहाँ कहीं लुजोन आइलैंड पे यहाँ कहीं शहर होगा मनीला। तो आप देखने से कोलंबो यानी कि श्रीलंका में, यहाँ बना लेते हैं कोलंबो, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंगापुर, ये हो गया हमारा सिंगापुर, और सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है लगभग यहाँ पे। तो अगर आप बात करें कौन सा सबसे नियरेस्ट है, तो डेफिनेटली कौन सा नियरेस्ट है, सिंगापुर। तो यानी कि अगर आप इक्वेटर, कैंसर, केप्री, इस बार कैप्रिकॉर्न से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है अगर आप इनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखते हैं तो आपका मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और इसमें आंसर आपका सिंगापुर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। कोरल रीफ क्या होती है, देखिए कोरल रीफ जिसे हिंदी में प्रवाल भित्ति कहा जाता है, ये एक तरीके का समुद्री जीव है। आप कह सकते हैं एक ऐसी
चीज जो समुद्र में देखने को मिलती है, और ये उन जगहों पर मिलती है, ट्रॉपिकल रीजन में स्पेशली मिलती है। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 या कह सकते हैं कैंसर से केप्रिकॉन के बीच का रीजन क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलती है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स का बोल रहे हैं कि कौन सा आइलैंड, कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। तो सबसे पहले इन आइलैंड्स की बात करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है। फिजी रेनबो रीफ है। ये जो रीफ वर्ड आ रहा है, तो इन दोनों में रीफ आ रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस से भी अगर आप कहेंगे, अगर आपको कोरल रीफ नहीं भी पता होगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि रीफ वर्ड आ रहा है, ये कोरल रीफ आइलैंड ही है। बात करते हैं स्वराज इंडिया और क्यूशू आइलैंड जापान की। देखिए स्वराज आइलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में एक इवेंट, एक तरीके से एक घटना हुई थी। 30 दिसंबर को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 आइलैंड, अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड के नाम चेंज किए थे। एक आइलैंड था रॉश आइलैंड, दूसरा आइलैंड था नील आइलैंड, और तीसरा था हैवलॉक। रॉश आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यहाँ पर एक स्वराज हिंद समथिंग कुछ एक इवेंट उन्होंने झंडा फहराया था, भारतीय झंडा फहराया था, और उस के आधार पर रॉश आइलैंड का नाम जो बदल के था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया था शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड के नाम बदल के कर दिया गया था स्वराज द्वीप। तो रॉश आइलैंड, बोस एक जैसे वर्ड लग रहे हैं। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप, और इसके बाद हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया था, स्वराज द्वीप। ठीक है, तो इसी स्वराज आइलैंड की बात हो रही है। स्वराज आइलैंड यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वराज आइलैंड किसका है, हमारा ये अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है। अगर हम बात करें इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इंडिया के मैप में आपको हिमालय की लोकेशन को दिखाऊं, देखिए ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ता है, और ये इस तरीके से हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि हिमालय ना केवल इंडिया में है, बल्कि ये नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार कंट्री में भी है। और इसका समुद्र में जो एक्सटेंशन है, ओशन में, या आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो इसका एक्सटेंशन है, उसे हम अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। और ये कंट्री कौन सा होगा अगर आप बात करें तो, ये कंट्री हमारा है म्यांमार। ठीक, तो म्यांमार में, बल्कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि म्यांमार में हिमालय का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, तो म्यांमार में जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो कहलाता है अराकान योमा। तो ये जो माउंटेन है ये अराकान योमा है, और जो म्यांमार में हिमालय का ही एक्सटेंशन है नीचे मुड़ते हुए। और बे ऑफ बंगाल में इसी अराकान योमा का एक्सटेंशन या इसी हिमालय का एक्सटेंशन किस नाम से जाना जाता है, अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये भी कोरल रीफ आइलैंड ऑब्वियस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम कौन से को चूज करें, स्वराज को चूज करें या क्यूशू को चूज करें। हम क्यूशू को चूज करेंगे। क्यों क्यूशू को चूज करेंगे, क्योंकि क्यूशू आइलैंड की अगर आप लोकेशन को देखें ना, तो क्यूशू जापान का एक आइलैंड है। ये है जापान के अगर पॉलिटिकल मैप को आप देखें, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं आपको कराऊंगी तो जापान की मैं आपको कराऊंगी, वहां पर कौन कौन सी माइंस मिलती है, क्या क्या वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां का वेजिटेशन, वहां की इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब थोड़ा सा एक सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, तब मैंने आपको बताया था। देखिए ये है होकाइडो, ये है होन्शु, ये है शिकोकू, और ये है क्यूशू। आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया था इसमें, क्यूशू, आई थिंक यस, क्यूशू आइलैंड दिया गया था। तो ये क्यूशू आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है जापान, ये कोरल रीफ, अगर आप वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन को देखें, अगर मैं वर्ल्ड मैप एक मैंने इसमें दिया है, अगर हम वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन को देखें, ये है जापान तो ये डेफिनेटली
ट्रॉपिकल रीजन के आसपास बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली ये कोरल आइलैंड नहीं होगा। स्वराज आइलैंड के आसपास के रीजन में थोड़ा बहुत कोरल रीफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्वराज आइलैंड है, देखिए यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार का ये आइलैंड यहाँ पर होगा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कोरल रीफ देखने को मिल जाए, बट दैट प्लेस जो आपका क्यूशु शिकोकू रीजन है, जापान का रीजन है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगी। तो हम आंसर डेफिनेटली चूज करेंगे क्या, क्यूशु आइलैंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन इज नॉट करेक्ट। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, नॉट करेक्ट करेक्ट, तो हमेशा सबसे पहले हाईलाइट कर लेना कि किस चीज को बोल रहे हैं, नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें सारी चीजें सही पता होती है, बट हम क्वेश्चन में वो नॉट वर्ड वो भूल जाते हैं, और नॉट वर्ड भूलने के वजह से हम क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो कभी भी नॉट वर्ड अगर कहीं यूज होता है, तो नॉट वर्ड आपके दिमाग में नॉट बन जाने चाहिए उस टाइम पर कि ये नॉट पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, ओजोन इज फाउंड मोस्टली एट 15 to 55 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर नहीं, 16 सितंबर जो है वो सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। 16 नवंबर को भारत में नेशनल प्रेस डे जो है वो बनाया जाता है, और इसीलिए 16 नवंबर वाला जो स्टेटमेंट होगा वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन O3 होता है, O3 यानी कि ऑक्सीजन के इसमें कितने एटम्स हैं, 3 एटम जो होते हैं, 3 एटम जो होते हैं वो बाउंडेड टुगेदर होते हैं, दैट इज ट्रू, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, सी ऑफ ओजोव, सी से सी, ओके, सी ऑफ ओजोव इज कनेक्टेड टू, देखिए सी ऑफ ओजोव, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, ज्योग्राफी में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको मैप की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड दैट इज गुड। फैक्ट याद करना एक बार को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समटाइम्स, कभी कभी हम नहीं याद कर पाते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो रट नहीं पाते चीजें, वो मेमोराइज नहीं कर पाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, तो उनके लिए तो बेस्ट चीज है कि वो मैप को अच्छे से देखें और विजुलाइज करें और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन सही करें। सी ऑफ ओजोव इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम देखते हैं कि सी ऑफ अजोव लोकेटेड कहाँ पर है, फिर से हम लोग वर्ल्ड मैप में पहुंचते हैं। हाँ, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में देखिए ये जगह पर ये पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूरोप, ओके, यूरोप, ठीक। और ये जगह पर ये जो वो है ओशन, या ये सॉरी जो वाटर बॉडी है इसे बोलते हैं ब्लैक सी, और ये वाटर बॉडी है अजोव सी ऑफ अजोव जिसे बोलते हैं। ये जगह पर है ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, और यूरोप के थोड़ा ईस्ट में अगर जाएं तो यहाँ पर ये है ब्लैक सी। तो वर्ल्ड मैप में आपको ब्लैक सी, अजोव सी और मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन क्लियर हो गई। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, विच इज सी ऑफ ओजोव इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी या नॉर्थ सी। देखिए अब हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यहाँ पर एक कंट्री आपको दिख रहा है यूक्रेन, ये जो कंट्री है ये रशिया है, ओके, ये रशिया है, और ये है रोमानिया, ये है टर्की, और ये जगह ये है ब्लैक सी, ओके, ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी के आसपास कंट्रीज अगर आप देखें तो रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा है यहाँ पर, लेकिन वो कोस्टल बाउंड्री नहीं है, बुल्गारिया, और ये जो जगह है ये कंट्री जो है ये है टर्की। यहाँ पर अगर ब्लैक सी है तो ब्लैक सी के इस तरफ देखिए कौन सा सी है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में 3 कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आजकल बहुत हाईलाइटेड है ये करंट अफेयर्स में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, स्पेशली आर्मेनिया, अजरबैजान। तो यहाँ पर ये 3 कंट्री हैं।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज कंट्रीज आर लोकेटेड इन बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, तो आपको बताना होगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया भी ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। लेकिन इनमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपसे बोला है कि विच ऑफ दीज कंट्री इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा आर्मेनिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि ये जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। अजरबैजान कैस्पियन सी की तरफ है और जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी की तरफ है। बात आते हैं हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है ये है सी ऑफ अजोव, ये तो सी ऑफ अजोव किससे कनेक्टेड है, ब्लैक सी से। ब्लैक सी से आप बाहर निकलेंगे, यहाँ से मरामरा सी, ये वाला मरामरा सी है, और यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया है, लेकिन ये है मेडिट्रेनियन सी, मेडिट्रेनियन सी। ओके, तो हम बात करेंगे, जूम हो गया, जस्ट अ मिनट। तो अगर हम बात करें मेडिट्रेनियन सी, तो ये ब्लैक सी से कौन सा सी कनेक्टेड है हमारा, अजोव सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलिब्डेनम इज लोकेटेड इन। देखिए मोलिब्डेनम की ये जो माइन है ये यूएसए में है, यूएसए के कोलोराडो स्टेट में है। कौन से स्टेट में है ये जब मैं आपको बताऊंगी तो हमें ना केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना केवल कंट्रीज पढ़ने हैं, बल्कि कुछ कंट्रीज के तो स्टेट्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको शायद ऑप्शन में कंट्री की जगह स्टेट का नाम, और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको स्टेट का नाम भी पूछ सकते हैं। तो क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलिब्डेनम इज लोकेटेड इन यूएसए के कोलोराडो में है, और 2012 में इसमें अगेन माइनिंग शुरू की गई थी। और मोलिब्डेनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सिल्वरी व्हाइट कलर का मटेरियल होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, और केवल 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मोलिब्डेनम से ज्यादा है, टैंटलम एंड टंगस्टन। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए मोलिब्डेनम का यूज होता है, और अगर कोई मोलिब्डेनम की बहुत बड़ी माइन है तो वो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। तो क्लाइमेक्स माइन जो कि यूएसए के कोलोराडो स्टेट में लोकेटेड है। Next question, which one among the following union territory of India is the smallest in geographical area? मैंने आपको लास्ट एक वीडियो मैंने जब हम लोगों ने शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको भारत का पॉलिटिकल मैप, इंडिया के पॉलिटिकल मैप का इंट्रोडक्शन दिया था, और मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और उन यूनियन टेरिटरीज को आपको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद करना है। और इसमें मैंने आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इन सब की ना केवल लोकेशन बताई थी, बल्कि ये भी कहा था कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी जो थे वो बने थे। इसमें मैंने बल्कि एक क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी, वो जीसी मुर्मू का जो क्वेश्चन था, जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनका डेफिनेटली थैंक गॉड वो क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी डेफिनेटली है, और अगर आप देखें तो लार्जेस्ट कौन सी है, लद्दाख है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड दीव एंड लक्षद्वीप। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट, Buenos Aires and Montevideo are situated across the bank of, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन इस बार काफी पूछे गए थे, एंड अच्छा है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने से अच्छा होता है कि वो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछें, और अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हैं। बात करेंगे साउथ अमेरिका की, क्योंकि साउथ अमेरिका में ही ये रिवर प्लाटा, इसमें प्लेट लिख दिया गया है बट इट इज कॉल्ड प्लाटा, वहां की लैंग्वेज में से प्लाटा बोलते हैं, तो रिवर प्लाटा कहते हैं। देखिए ये जो जगह है ये साउथ अमेरिका है, ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साउथ अमेरिका से होकर इक्वेटर गुजरती है, तो मैंने आपको 3 कंट्रीज बताए थे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। एक चीज को जितनी बार पढ़ेंगे ना, तो आपको वो चीज इतनी विजुअलाइज हो जाएगी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो इक्वेटर 3 कंट्रीज से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अगर हम बात करें यहाँ
इस जगह की बात करते हैं, देखिए ये कंट्री है बोलीविया, ये है पराग्वे, ये है अर्जेंटीना, और ये तो ऑब्वियसली ब्राजील, और ये कंट्री है उरुग्वे। अगर इस जगह को थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये ब्राजील है, ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, अर्जेंटीना सॉरी, और उरुग्वे। यहाँ पर 3 नदियां आती हैं, पराना, पराग्वे, और एक और छोटी सी नदी है उरुग्वे, और ये तीनों जहां मिल जाती हैं पराना के नाम से जानते हैं। और जहां जिस जगह पर ये नदी समुद्र में आके गिरती है, ओशन में गिरती है, इट इज अटलांटिक ओशन, और ये जो है साउथ अटलांटिक यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये नदी इस जगह पर आके, ये अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, तो ये रियो डेला प्लाटा कहलाती है। यहाँ पर रियो डेला प्लाटा, ये जगह जो है रियो डेला प्लाटा कहलाती है। और ये जगह पर देखिए ये जो जगह है ये है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर एक छोटा सा ये जो सिटी और है लोकेटेड, दैट इज मोंटेविडियो। इस जगह पर ये मोंटेविडियो दिख भी रहा है, तो ये मोंटेविडियो है और ये है ब्यूनस आयर्स। तो मोंटेविडियो और ब्यूनस आयर्स कहाँ लोकेटेड होंगे, तो देखिए ओरिनिको, ये वेनेजुएला कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में ही है, ये रहा कंट्री वेनेजुएला। और ये रिवर देखिए, ये जो रिवर है ना, ये है ओरिनिको, यहाँ लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा अगर जूम करके हम लोग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ दिख रहा है ओरिनिको, ये जो रिवर है ये ओरिनिको रिवर है। और इसके बाद बात करें मदरा रिवर, मदरा, ये रही मदरा रिवर, ये मदरा रिवर है, मदरा रिवर ये अमेजोन जो नदी है उसकी सहायक नदी। और तीसरा जो ऑप्शन है वो पुरुष, वो भी रिवर जो है वो भी अमेजोन की ही ट्रिब्यूटरी है। तो मदरा और जो ये हो जाएंगी पुरुष, सॉरी, ये दोनों ही अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओरिनिको वेनेजुएला की है, तो आपका आंसर क्या होगा, रियो डेला प्लाटा या रिवर प्लाटा, जो कि मोंटेविडियो और ब्यूनस आयर्स इसी पर लोकेटेड होंगे, कैपिटल सिटीज। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट, लार्जेस्ट बैरियर रीफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जिसने एक बार भी पढ़ा होगा उसको तो ये क्वेश्चन जरूर बताया गया होगा कि लार्जेस्ट बैरियर रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया में, वो ये जगह पर देखिए, ये लिखा हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो जगह है ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो मैप में हमेशा ये पोजीशन नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो आप क्या बोलेंगे, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, आपका आंसर होगा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन आपने देख ली। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस थोड़ा सा नॉलेज आपको कॉन्टिनेंट्स की भी डेफिनेटली होनी चाहिए। और जब आप वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं, आपको अगर वर्ल्ड मैप से स्टडी करा के, आप देखिए अगर आप चीजें रटेंगे, आप बोलेंगे ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है, इतना लंबा फैक्ट याद करना मुश्किल होता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप विजुअलाइज करते हैं और आपको लगता है कि ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इस तरफ यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये याद करना आसान है, डेफिनेटली आसान है। तो मैप को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार मैप से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। चिली, ब्राजील, पराग्वे एंड उरुग्वे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेटर डिस्कस की थी, अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड हियर, ये हमारे कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ये साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज से होकर गुजरती है, अफ्रीका के 5 कंट्रीज से होकर गुजरती है, और फाइनली पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न की, सबसे पहले ये कंट्री है चिली, अर्जेंटीना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे सब डिस्कस किया था, नदियां देखी थी यहाँ की, पराग्वे, और ये वाला ब्राजील। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, तो यहाँ से ये पार्ट आता है चिली का, ये पार्ट आता है थोड़ा सा अर्जेंटीना का, ये पार्ट आता है पराग्वे का, और ये पार्ट आता है ब्राजील का। 4 कंट्रीज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अफ्रीका, अफ्रीका में ये पार्ट नामीबिया, ये पार्ट बोत्सवाना, ये पार्ट छोटा सा साउथ अफ्रीका, और ये पार्ट आता है मोजाम्बिक कंट्री का। ठीक है, तो नामीबिया, बोत्सवाना,
साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, और ये कंट्री जो है मेडागास्कर, मेडागास्कर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने कौन कौन सी कंट्रीज देखे? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और आपसे पूछा क्या गया है? चिली से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? डेफिनेटली गुजरती है। ब्राजील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, उरुग्वे से नहीं गुजरती। देखिए ये कंट्री है उरुग्वे, और उरुग्वे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप चीजों को रटेंगे नहीं होगा, विजुअलाइज कीजिए, डेफिनेटली होगा। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. The list is 1, this one. ठीक है, ये सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो की लिस्ट दी गई है। देखिए वोल्केनो से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक्टिव वोल्केनोज के नाम, अगर उस साल उनमें eruption हुआ है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए किन किन वोल्केनोज में eruption हुआ है, वो वोल्केनोज कौन कौन से कंट्रीज के हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर वोल्केनो से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेंगे, और वही किया गया है। सबसे पहले माउंट मेरापी और सकुराजिमा, और आपका माउंट वेसुवियस एंड मोनालोआ, मोनालोआ हवाई, वेसुवियस इटली, Mount Merapi, Indonesia, and this one Sakurajima, जापान। ये सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो है। जब मैं आपको वोल्केनो टॉपिक पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग याद करेंगे और उनकी लोकेशंस को देखेंगे, और वो वोल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें रिसेंटली कोई एरप्शन हुआ हो, रिसेंटली कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो आंसर होगा हमारा दैट इज डी। तो अगर आप मैच करेंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा डी। ठीक है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, सकुराजिमा जापान, माउंट वेसुवियस इटली, मोनालोआ हवाई। नेक्स्ट, which one of the following is not a major tectonic plate? नासा ने प्लेट क्या वर्ड है? प्लेट, व्हाट इज प्लेट? देखिए प्लेट बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो प्लेट इज इक्वल्स टू क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। देखिए हम सभी जानते हैं पूरी की पूरी पृथ्वी को मेजर तौर पर, ये आप सभी ने 6th-7th में पढ़ लिया होगा, 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, तो क्रस्ट ले लो पूरी की पूरी, और अपर मेंटल यानी मेंटल के ऊपरी भाग का कुछ थोड़ा सा भाग ले लो। ये जो जगह है इस जगह को हम क्या बोलते थे? प्लेट। प्लेट, और इस प्लेट की मोटाई लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर, यानी कि पूरी की पूरी क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ भाग ले लिया जो कि 100 किलोमीटर मोटा होता है। इस परत को हम क्या बोल देते हैं? इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पूरा लिथोस्फेयर आ जाता है। नासा ने पूरे वर्ल्ड को 6 बड़ी प्लेटों में, 6 बड़ी बड़ी प्लेटों में, मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया, और लगभग 21 जो है वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड किया है। और उसको आप मैप में अगर देखना चाहें तो ये हमारी नासा की जो है प्लेट का डिवीजन, उसको देखते हैं तो मेजर प्लेट जो है बड़े बड़े लेटर्स में जो लिखी हुई मेजर है, और उससे छोटी माइनर है, और माइक्रो प्लेट उनसे भी छोटी प्लेट्स है। तो सबसे पहले आज हम मेजर प्लेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जिस कॉन्टिनेंट जिस प्लेट पर है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। दिस वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस वन इज अफ्रीकन प्लेट, दिस वन इज यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये पूरी की पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ जाते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और अगर हम बात करें ये अंटार्कटिका, तो ये हमारी मेजर 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई। और इन प्लेट्स में 6 बड़ी बड़ी प्लेटों के अलावा देखिए कैरेबियन प्लेट, माइनर, कोकोस, नास्का, सोमालिया, ये सारी अरेबियन प्लेट, ये सारी हमारी क्या है? माइनर प्लेट्स हैं। तो आपके क्वेश्चन पर हम दोबारा आते हैं। सऊदी अरेबियन प्लेट डेफिनेटली छोटी प्लेट है। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट बड़ी प्लेट और मेजर प्लेट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट डेफिनेटली मेजर प्लेट है। पैसिफिक प्लेट, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन उसी प्लेट में है, तो ये भी हमारी क्या है? मेजर प्लेट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली माइनर प्लेट, सऊदी अरेबियन प्लेट होगा। Which one of the following is considered as the deepest point of ocean? देखिए जब मैं आपको
हाइड्रोस्फेयर की यूनिट पढ़ाऊंगी। हाइड्रोस्फेयर में मेजर 3 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओशियंस को समझते हैं। ओशियंस या आप बोले वाटर बॉडीज को देखते हैं, यानी कौन सी खाड़ी, कौन सी गल्फ, कौन सा छोटे छोटे समुद्र जैसे सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी कहाँ कनेक्टेड है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? ओशियंस या वाटर बॉडीज में देखेंगे। ठीक है। दूसरा सेक्शन जो हम करते हैं वो करते हैं ओशन करंट्स का, वार्म करंट, कोल्ड करंट्स। और तीसरा सेक्शन हम करते हैं ओशन की जो गहराई में जो चीजें देखने को मिलती हैं, ओशन रिलीफ जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और ओशियंस में जो सबसे गहरी जगहें होती हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेंच। ट्रेंच ये काफी डीप इस तरीके की नैरो शेप होती हैं और ये गहरी जगहें होती हैं। और वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच जो मरियाना ट्रेंच है, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच है। और इस ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन कहते हैं, या डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। टोंगा, फिलिपाइन, कर्नाटक की ये सारे ट्रेंचेस जो हैं ये आपके पैसिफिक ओशन के ट्रेंच है, जिसमें सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है, सेकंड डीपेस्ट टोंगा है। तो आपको ये बहुत ही सिंपल फैक्ट था, सबको ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि मरियाना ट्रेंच जो है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है। The 4 planets closest to the sun are called, मोस्टली सभी को पता होगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जाइंट प्लैनेट कौन होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट भी डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम पर हम लोग। जैसे देखिए, ये अगर सन है, ठीक है, ये सन है, ओके। सन से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो प्लैनेट्स की एक सीरीज आपको देखने को मिलती है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो अब हमारा प्लैनेट नहीं है। 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया था, यानी कि अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है, यानी कि हमारी टोटल प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स में से जो 4 प्लैनेट जो सन के सबसे नजदीक हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और ये सॉलिड प्लैनेट है। इसमें ये जो है आप कह सकते हैं कि कठोर हैं। और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे जो प्लैनेट्स का साइज है, इन्हें जुवेनाइल प्लैनेट या जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। आपको साइज देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये जो 4 प्लैनेट है हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये तो छोटे छोटे हैं। और जैसे जैसे आप सन से दूर जाते हैं तो जो साइज है प्लैनेट्स का वो काफी बड़ा है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो सन के पास वाले हैं, जो साइज में कम छोटे हैं, और छोटे हैं। और जो दूर के प्लैनेट्स होते हैं उन्हें जोवाइल या फिर आपके जाइंट प्लैनेट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन? देखिए, टुंड्रा वेजिटेशन, अगेन वही पॉइंट आ गया। टुंड्रा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टुंड्रा पृथ्वी पर पोल्स के नजदीक के एरिया को जो वेजिटेशन पाई जाती है उस वेजिटेशन को हम क्या बोल देते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन। तो अगर वर्ल्ड मैप में हम अगर कंट्रीज को देखें तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? पहले हम ऑप्शन देखें, बेलारूस, यूएसए, रशिया, कनाडा। बेलारूस, यूएसए, रशिया, कनाडा। देखिए टुंड्रा वेजिटेशन ये है ब्लू वाली। देखो रशिया तो आ गया, ठीक है, कनाडा डेफिनेटली आ गया, ठीक है, यूएसए यहाँ पर साउथ में ये यूएसए है, ओके, और बेलारूस कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यूएसए और बेलारूस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो नहीं होगी, लेकिन ये कंफ्यूजन आपका हम दूर करेंगे पॉलिटिकल मैप से। देखिए ये यूएसए है, ठीक है, लेकिन यूएसए का एक और पार्ट यहाँ पर भी है और दैट इज कॉल्ड अलास्का। और अगर आप वेजिटेशन के मैप में देखें तो देखिए ये जो अलास्का का रीजन है, यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन है? टुंड्रा वेजिटेशन पाई जा रही है, यानी कि यूएसए में भी टुंड्रा वेजिटेशन होगी। यूएसए के इस पार्ट में टुंड्रा वेजिटेशन होगी। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बेलारूस, डेफिनेटली। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप के बेस पर अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप जल्दी जल्दी में सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यूएसए तो काफी साउथ में है तो वहां टुंड्रा वेजिटेशन नहीं होगी, लेकिन यूएसए का एक पार्ट अलास्का जो कि 49th स्टेट है यूएसए का, और यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन डेफिनेटली पाई जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है? बेलारूस। बेलारूस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a fluvial landform? Fluvial landform क्या होती है? रनिंग वाटर जो होता है वो दो तरीके से लैंडफॉर्म बनाता है। एक तो इरोजन से तोड़फोड़ करेगा, नदी बह रही है, तोड़ते फूड़ते जाएगी, पत्थर है, पत्थरों से टकराएगी, पत्थर घिसेंगे, पत्थर उसके साथ बहकर चले जाएंगे नदी के पानी के साथ, पत्थर आपस में टकराएंगे, टूटेंगे फूटेंगे और इस तरीके से बहुत सारी लैंडफॉर्म बनेंगी। उन्हें बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, एक होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी कि जब नदी की स्पीड कम हो जाती है, जैसे जैसे नदी, अगर जैसे मान लो माउंटेन में है, माउंटेन में नदी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी तो कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे मान लो प्लेन्स में आ गई नदी, अब मैदान में आ गई, तो मैदान में आ गई तो नदी की स्पीड क्या हो गई, अभी कम हो गई, और स्पीड कम हो गई तो अभी कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, डिपोजिशनल, यानी कि मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म उसको बोलते हैं जो मिट्टी के नीचे बैठने से बनती है नदी की स्पीड कम होने के कारण। ठीक है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, रनिंग वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म को हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। लेकिन लैंडफॉर्म और भी बहुत सारी चीजों से बनते हैं, यानी कि ग्लेशियर, जैसे कि ग्लेशियर्स भी लैंडफॉर्म बनाते हैं, विंड भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। कास्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां पर चूना पत्थर, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें पाई जाती है, कास्ट लैंडफॉर्म उनको बोलते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म, वहां पर भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे लैंडफॉर्म बनती है। फ्लूवियल लैंडफॉर्म की बात हो रही है। गॉर्ज, सर्क, ब्रेड्स, कैनियन, थोड़ा एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जब नदी माउंटेन या हिली रीजन से होकर बहती है तो नदी इरोजन करते करते अपनी घाटी, अपनी वैली को बहुत गहरा कर देती है, और जब नदी की घाटी बहुत गहरी होती है तो उस जगह पर क्या कहा जाता है, उसे गॉर्ज कहा जाता है, जहां नदी की वैली बहुत डीप होती है। अगर ये वैली और डीप और नैरो हो जाए तो इस वैली को हम क्या कह देते हैं, कैनियन। जब नदी आगे बढ़ती है और नदी की स्पीड कम हो जाती है तो नदी इतनी लहराती हुई बहती है कि नदी में कई उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बन जाती हैं, और इस तरीके से बनने वाली चीज को हम बोलते हैं ब्रेड्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर्क की। तो सर्क जो है वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये रनिंग वाटर से नहीं बनती, बल्कि ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, सॉरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, जहां पर ग्लेशियर्स के इरोजन से या डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बनती है, उन्हें ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और जो सर्क होता है वो एक वैली होती है जो क्रिएट की, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, लेकिन ग्लेशियर का है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म? तो सर्क डेफिनेटली एक लैंडफॉर्म नहीं है। देखिए लैंडफॉर्म जो होते हैं ना, वो बड़े स्टूडेंट्स बहुत बोलते हैं कि मैम लैंडफॉर्म याद नहीं होते। लैंडफॉर्म याद करने ही क्यों है, लैंडफॉर्म रटने नहीं है। अगर आपको लैंडफॉर्म भी विजुअलाइज हो जाए कि कैसे बनती होगी, कैसी जगह दिखती होगी वो, तो आपको वो लैंडफॉर्म भी आसानी से समझ में आ सकते हैं, और लैंडफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं कि ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। रटना क्यों है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि नदी जब माउंटेन से नीचे उतर रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, इरोजन ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें जो है इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा, और जब स्पीड कम होगी तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेगा। तो ये कोर्स आपको पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, लैंडफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लैंडफॉर्म में सीधे सीधे पूछ लेते हैं विच वन इज अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म, या फिर ये इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, अगर ये भी क्वेश्चन पूछते ना विच वन इज अ इरोजनल लैंडफॉर्म, या विच वन इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। Which one of the following lake in India has a large quantity of substance found in the moon? ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको मून के बारे में पता होना चाहिए कि मून में सबसे ज्यादा क्या चीजें हैं, क्या क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में क्या पाया जाता है मून में। उसके बाद आप बता पाएंगे कि ये क्या चीज है। देखिए मून जो है ना, वहां पर बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है और बहुत सारे क्रेटर्स डेवलप हुए। क्रेटर क्या होता है, जब भी कोई मेटेओराइट पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी की तरफ आकर के, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो जब मेटेओराइट पृथ्वी की तरफ आता है
तो जैसे ही वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर वो बर्न करने लगता है, जलने लगता है। और जलने लगता है तो उसका जो साइज होता है वो बर्न होते होते छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। लेकिन जो छोटे मेटेओराइट्स होते हैं वो तो अर्थ सरफेस तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े मेटेओराइट्स होते हैं जो अर्थ सरफेस से आकर हिट करते हैं, और जब ये अर्थ सरफेस से आकर हिट करते हैं तो यहाँ अर्थ सरफेस पे एक गड्ढा हो जाता है, और इस गड्ढे को हम क्या कह देते हैं, क्रेटर। इसमें पानी भर जाए तो इसे बोल देते हैं क्रेटर लेक। लूनर लेक जो महाराष्ट्र की है वो एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, और मून में जो है ये बहुत सारे क्रेटर्स और वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा डेफिनेटली लूनर लेक होगा, क्योंकि मून के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्रेटर जो होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट टेक्निकल टर्म है, लेकिन बहुत सिंपली एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे कोपेन ने एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स जनरेट किए थे। इसको स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना रटते हैं इस चीज को, उसको रटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 3 सेक्शंस में 3 तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया था कोपेन ने, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कहा गया था। उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रॉपिकल रीजन के लिए। अगेन देखिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर वर्ड से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर वर्ड हमेशा आपके जहन में रहने चाहिए कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, और पोलर का मतलब क्या होता है। ठीक, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनके आसपास का इलाका क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल। तो यहाँ के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, ए। ठीक, जो एरिड रीजन है यानी कि जहां बारिश बहुत कम होती है उस जगह के लिए उन्होंने बी वर्ड यूज किया। ठीक है, ठीक। टेम्परेट रीजन के लिए यानी कि इस जगह के लिए कौन सा वर्ड यूज किया उन्होंने, सी। सी सी ठीक। डी किसके लिए यूज किया, कोल्ड रीजन के लिए। समझ में, सिंपल है बिल्कुल। ई जो है बिल्कुल पोल्स के पास का इलाका, बिल्कुल ही कोल्डेस्ट प्लेस जो होगा, आप इसको यहां से हटा के इसको यहां लिख सकते हैं डी, और यहां क्या हो जाएगा ई। ई बिल्कुल पोल्स पे। ठीक है, तो ए ट्रॉपिकल रीजन, बी जहां पर बारिश बहुत कम होती है, सी, डी, ई। अब ये बाद में जो सेकंड इन्होंने किया वो कई सारे वर्ड यूज किए इसमें स्मॉल लेटर्स में वर्ड थे, ये कैपिटल लेटर्स में थे। एफ मतलब फुल ऑफ रेन, मतलब वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। एम फॉर मॉनसून, डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई, यानी यहाँ पे विंटर में बारिश नहीं होती, यहाँ का विंटर ड्राई होता है। और एस फॉर समर ड्राई, इसका मतलब क्या है, समर ड्राई। इसके बाद ये डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, और एस फॉर स्टेपी, थोड़ी सी बारिश यहाँ भी कमी होती है, सॉरी। नेक्स्ट, एस फॉर समर ड्राई, विंटर ड्राई यहाँ पर बोल दिया गया है। विदाउट ड्राई सीजन यानी कि फुल ऑफ रेन भी बोल सकते हैं जिसको आप। अगेन सेम ही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। टी फॉर टुंड्रा, एफ फॉर इटर्नल विंटर, यानी कि पूरा का पूरा आपका कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जब विंटर नहीं होगी, पूरे साल वहां विंटर रहती है। थर्ड भी कैटेगरी थी, इसको हम जब पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर आ जाते हैं। सवाना रीजन जो पाया जाता है वो AW में होगा, AW दोबारा है, आई डोंट नो ये क्वेश्चन पेपर में क्या था, लेकिन ये डेफिनेटली आंसर हमारा AW नाम से होगा। और जो भी ऑप्शन होगा AW में, इसमें ए लिखा है तो मेरे ख्याल से दूसरे में AM या ऐसा कुछ लिखा होगा, जो कि आंसर नहीं होगा। और सवाना जो है वो हमेशा विंटर ड्राई, सवाना में कभी भी विंटर जो वहां का होता है वो ड्राई रहता है। विंटर क्यों ड्राई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इवापोरेशन जो होगा वो नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी हवा में, और ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो बारिश भी कहाँ से होगी। एक क्वेश्चन जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो है जीसी मुर्मू वाला क्वेश्चन, जो कि मैं इंक्लूड नहीं कर पाई इसमें। तो वो क्वेश्चन भी जीसी मुर्मू जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, और वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो
एक वो क्वेश्चन इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का फुल डिस्कशन, जिसमें हमने कल जो क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके हमने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ना केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन किया बल्कि ये भी देखा कि इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखिए कोर एरिया वही है, क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, बट रिपीटिशन सेम क्वेश्चंस का नहीं होता है। हमेशा वो जो फैक्ट है वो किसी और तरीके से पूछा जाता है। अगर इस बार आपसे सी ऑफ अजोफ पूछा गया है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपसे सी ऑफ मरमरा पूछ लिया जाए, या नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन कौन से कंट्रीज हैं, या कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है। जैसे कि मैंने आपको मैप देखने का तरीका आज समझाया, इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजरती है, उसको वेस्ट से ईस्ट लगाने को बोल दे या ईस्ट से वेस्ट लगाने को बोल दे, या ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये सभी कंट्रीज इक्वेटर इनसे होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा कंट्री अफ्रीका का है या कौन सा कंट्री साउथ अमेरिका का है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपको मैप की जानकारी है, आपने वो टॉपिक ठीक से पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर दें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे गए हों और ये आंसर आपके आंसर से मैच कर पाए। और अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी चीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।